हेलो दोस्तों, वेद प्रकाश लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। विज्ञान तथ्य की इस कड़ी में आज हम परिवर्तन के बारे में जानेंगे। परिवर्तन क्या होता है? आप अपने दैनिक जीवन में रोजमर्रा कुछ न कुछ परिवर्तन देखते ही होंगे, है ना? यदि आप अनुभव करें या फिर सोचें कौन-कौन से परिवर्तन हमारे आसपास हो रहे हैं, तो आप पाएंगे कि एक पौधा जो पहले छोटा था वो धीरे-धीरे बड़ा हो गया है। बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा वो भी कुछ समय बाद बड़ा हो जाता है। मुर्गी के चूजे कुछ समय बाद बड़े हो जाते हैं, है ना? कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनमें भी परिवर्तन होता है। जैसे कोई बिल्डिंग बनी हुई है, धीरे-धीरे पुरानी हुई, फिर गिर जाती है, या किसी नई बिल्डिंग बन रही है तो वो नई बिल्डिंग धीरे-धीरे बड़ी होती जाती है जैसे-जैसे बनता जाता है और जितनी ऊंचाई तक उसको बनाना रहता है, बनाया जाता है। फिर उसमें भी हम देख पाते हैं कि पहले नींव भरी गई, फिर बाद में बढ़ा गया, यानी कुछ परिवर्तन हुए, है ना? और भी बहुत सारी वस्तुएं होंगी, जैसे साबुन का एक टुकड़ा है, उसको आप इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है उसमें भी कुछ परिवर्तन होते हैं, है ना? धीरे-धीरे क्या होता है साबुन का टुकड़ा एकदम गल कर बिखर जाता है या खत्म हो जाता है जिसे आप कहते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के परिवर्तन हमारे आसपास में दिखाई देते हैं। लेकिन परिवर्तन को आप दो विधियों से विभाजित कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो परिवर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है ना? कौन-कौन से परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं? आइए देखते हैं। तो आप उन दोनों प्रकार के परिवर्तन को बांट सकते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। कौन-कौन से? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कैसे आप डिफाइन करेंगे या कैसे आप बताएंगे कि ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन के लिए आपको पहले पदार्थ के भौतिक गुणों को समझना होगा। जैसे पदार्थ के आकार, माप या शेप एंड साइज जिसे आप कहते हैं आप, उसके कलर यानी कि रंग और अवस्था आदि भौतिक गुण कहलाते हैं। अवस्था में यदि बात करें तो जैसे जल है उसकी तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, है ना? तो ये तीनों में पानी है, इसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसकी अवस्था जो होती है पदार्थ की वो भौतिक गुण में आता है। उसका साइज है, आकार है, ये सारी चीजें भौतिक गुण कहलाते हैं। यदि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, यानी उसका आकार बदल रहा है, उसकी आकृति बदल रही है, उसके रंग बदल रहे हैं, उसकी अवस्थाएं बदल रही हैं, तो आप कहेंगे कि ये जो परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन है। क्या कहेंगे? ये भौतिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण यदि लिया जाए तो आप एक ईंट का टुकड़ा ले लीजिए, उसके दो पार्ट कर दीजिए। अब क्या हुआ कि उसका जो आकार है वो बदल गया, है ना? हो सकता है कि अभी वो थोड़ा लंबा रहा हो, अब वो चौकोर हो गया हो जब दो भागों में आपने बीच से तोड़ दिया। तो क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। पानी था उसको आपने जमा दिया, बर्फ का रूप ले लिया, अब ये भौतिक परिवर्तन आ गया, यानी अवस्था में उसके परिवर्तन हो गया। या गर्म कर दिया, वाष्पित हो गया, तो वाष्प यानी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है ना? अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन पर। रासायनिक परिवर्तन का बहुत महत्व है। अब ये महत्वपूर्ण कैसे है? क्यों? क्यों है? हमारे जीवन के बहुत सारे हिस्से में रासायनिक परिवर्तन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा जो भोजन है, हमारे शरीर को ऊर्जा रासायनिक परिवर्तन के बाद ही दे पाता है। भोजन में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। सीधी भाषा में आपको बताएं तो दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है।
कल के वीडियो में हमने आपको बताया था जब एक अम्ल और एक क्षार को मिला देते हैं तो उनकी रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप लवण और जल उत्पन्न होते हैं। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। यदि आप ना समझ पा रहे हो तो एक छोटा सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण ये है कि आपके घर में पड़ी कील, लोहे की कील जिसे आप कहीं रख देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। यहाँ क्या हो रहा है? लोहा जो है या आयरन जिसे कहा जाता है वो आयरन ऑक्साइड में बदल जा रहा है। क्या हो जा रहा है? आयरन ऑक्साइड में बदल जा रहा है। तो यहाँ पर जो परिवर्तन है उसे आप कह सकते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना भी रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं वह भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। मैग्नीशियम को यदि आप जला दें, मैग्नीशियम का एक तार लें, एक स्ट्रिप लें, उसको एक जलाएं तो क्या होगा? कुछ राख बचेगी। वो राख जो होगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा। क्यों? क्योंकि ये वायुमंडल से ऑक्सीजन को अपकृत कर देता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगर इसका रिएक्शन आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2Mg plus O2 is equal to 2MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका उत्पाद होता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। आइए अगला पॉइंट है कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। क्या है? जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। यानी किसी लोहे के टुकड़े में यदि जंग लगता है तो वहां पर ऑक्सीजन और जल दोनों ही उपस्थित हैं। किसी एक की भी अनुपस्थिति में लोहे पर जंग नहीं लग सकता है। इसका आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करें? एक खाली डिब्बी लें और उसको बंद कर दें, उसमें कोई भी वायु उपस्थित ना हो, है ना? क्या हो? वायु उपस्थित ना हो तो जल की मात्रा यदि हो, ठीक है, तो भी उसमें जंग नहीं लगेगा। यदि उस डिब्बे में आप केवल वायु रहने दें, जल की कोई मात्रा ना हो, कोई वाष्प ना हो, तो भी उसमें कोई जंग नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कि जंग लगने के लिए दोनों चीजें आवश्यक हैं। आइए आगे चलते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का जो प्रक्रम होता है उसे एसद लेपन कहा जाता है। एसद लेपन का जो मुख्य नाम या कह सकते हैं गैल्वेनाइजेशन। एसद लेपन को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन। लोहे पर जिंक की परत इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि उस पर जंग ना लगे। लोहा जो आयरन है वो आयरन ऑक्साइड में चेंज ना हो, इसलिए उस पर जिंक लेपन किया जाता है। और भी ऐसे प्रक्रम है जिसको लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, जैसे कि उस पर पेंट कर देना या ग्रीस लगा देना। इससे लोहा जंग लगने से बच जाता है। स्टेनलेस स्टील को लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। कुछ स्टेनलेस स्टील या कुछ स्टील को आपने देखा होगा जिसमें जंग नहीं लगता है। तो ऐसे स्टील को बनाने के लिए लोहे में कार्बन, क्रोमियम अथवा निकेल, मैग्नीज इन सब धातुओं को मिलाया जाता है जिससे लोहे में जंग नहीं लगता है। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण द्वारा उनके विलयन से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। आप जानते हैं कि नमक बनाने के लिए हमें समुद्र के पानी को इकट्ठा करके उसे वाष्पित करना होता है। इस प्रक्रिया में नमक का ढेर हमें प्राप्त तो हो जाता है लेकिन वह नमक शुद्ध अवस्था में नहीं होता है। उसका बिना उसका पुनः विलयन बनाया जाता है और उस विलयन से जो भी अवांछित पदार्थ होते हैं उनको अलग करके क्रिस्टलीकृत किया जाता है जिससे हमें शुद्ध नमक प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।